स्वागत है श्री शक्ति की ऑनलाइन क्लासेज में। आज से वो हम 10th क्लास की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा साइंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइंस के अंदर है या विज्ञान के अंदर है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। 10th क्लास के आपके जो है वो 1 से लेके 4 तक के जो चैप्टर होते हैं वो आपके आते हैं बायोलॉजी के अंदर, मतलब जीव विज्ञान के अंदर। और 5 से लेके जो आपके 8 तक जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं आपके केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान से संबंधित। और 9, 10, 11 है ये आपके आते हैं फिजिक्स या भौतिक विज्ञान से संबंधित। और बाकी के है वो पर्यावरण के बारे में, उनके बारे में आते हैं। तो आज है वो हमें वो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जो चैप्टर है 5, 6, 7, 8 है, ये है। इनमें से जो 5 चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 5 चैप्टर का क्या नाम है? देखो, दैनिक जीवन में रसायन के किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में है वो रसायन काम में आते हैं। आपने देखा होगा कि खेतों में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वहां पर भी ये किसका प्रयोग किया जाता है? रसायन का प्रयोग किया जाता है। फल सब्जी वगैरह है उनको जल्दी उगाने के लिए या जल्दी पकाने के लिए उनमें भी है वो रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम आज पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे कि किस किस वस्तुओं में कौन कौन से पदार्थ है वो काम में आते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन है, उस पढ़ने से पहले आपको परमाणु जो तत्व है, परमाणु तत्व है, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। परमाणु या तत्वों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। परमाणु या तत्वों के बारे में कितने तक पता होना चाहिए? 1 से लेके 30 तक आपको है पूरी तरीके से। जितने भी ये आपके तत्व आते हैं उन सब के आपको एक तो सबके नाम पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में उनके क्या पता होना चाहिए? आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक पता रहेंगे तो आप आसानी से जो भी आगे आएंगे उनको आप आसानी से जो क्वेश्चन है उनको हल कर पाएंगे। इसके अलावा आप वहां पर उत्कृष्ट गैसों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो मुख्यतः जो उत्कृष्ट गैस हैं और 2-3 के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये है आपकी उत्कृष्ट गैसें, या फिर इनको बोलते हैं नोबल गैसें, या फिर बोल सकते हैं एक्रिय गैसें। ये क्या होती है? उत्कृष्ट होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो आपको बेसिक जो आपका है वो दैनिक जीवन में रसायन है, इनमें ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि तत्व आपके याद रहेंगे, उनके परमाणु क्रमांक याद रहेंगे और उत्कृष्ट गैसें याद रहेगी। तो आपके लिए जो अभिक्रियाएं होगी वो संतुलित करनी या उनको समझना आसान रहेगा यहाँ पर। तो अभी हम शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में रसायन है वो किस प्रकार से काम में हमारे आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी वस्तुओं को आप चखते हो, कोई भी जो खाने की वस्तु है उसको चखते हैं तो आपको अलग अलग स्वाद मिलते हैं। कुछ वस्तुओं के जो स्वाद है वो आपको कैसे मिलते हैं? खट्टे मिलते हैं। कुछ वस्तुओं के स्वाद है वो आपको कड़वे मिलते हैं। और कुछ वस्तुओं के जो स्वाद है वो होते ही नहीं, बिल्कुल वो उदासीन लगते हैं यहाँ पर। तो आज हम उन्हीं के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि जो वस्तु हमारे को कड़वी लगती है, खट्टी लगती है, उनको विज्ञान की भाषा में हम कैसे परिभाषित करेंगे और उनके क्या कारण होते हैं कि वो हमारे को खट्टी या कड़वी या उदासीन वगैरह लगती है, तो वो क्यों लगती है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अम्ल, क्षार और लवण। आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज है वो अम्ल के बारे में। इसको एसिड भी बोलते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर शुरुआत में हम क्या करेंगे? अम्ल, क्षार और लवण, इनके हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। विस्तार पूर्वक जो अध्ययन है वो आगे हम जो आगे पढ़ेंगे, इनके उपयोग वगैरह है वो अच्छी तरीके से हम वहां पर पढ़ लेंगे। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिखा है वो है हमारा अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं, इसके क्या गुण होते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो जो पहला सबसे उपयोग पहला है वो है आपका अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
किस प्रकार के होते हैं? खट्टे होते हैं। जो भी वस्तु आपको खट्टी लगती है, जो भी जितनी भी वस्तुएं जो आप चखते हो और आपको खट्टी लगती है, इसका मतलब उसके अंदर है वो एसिड या अम्ल की मात्रा मतलब अम्लीय पाया जाता है, उसको हम अम्लीय बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इसका गुण बोल सकते हैं वो है हमारा, अभी कुछ ही गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, आगे जब आएंगे तब हम अच्छे से सारे गुण इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि अम्ल, सार और लवण होते क्या है, उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल है वो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी है वो लिटमस पत्र आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो अम्ल क्या करते हैं? जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको वो क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, ये एक है अम्ल के जो दो प्रारंभिक गुण है वो हो गए। अब यहाँ पर हम कुछ वस्तुओं के बारे में देखते हैं जिनमें है वो अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहला आता है आपका सिरका या सिरके में। सिरके में है वो आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके का जो प्रयोग है वो किया जाता है अचार के अंदर। अचार है, अचार देखा आपने, अचार को संरक्षित करने में कि अचार जल्दी से खराब ना हो, उसमें प्रयोग किया जाता है सिरके का। दूसरा जो होता है आपका कि चिंटी में या लाल चिंटी में, लाल चिंटी में जो अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपकी अम्ल है। और ये जो भी वस्तु है या जो भी आपके जीव जो भी है यहाँ पर, उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सिरके में तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चिंटी है उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तीसरा है आपका संतरा, संतरा, संतरे में पाया जाता है आपका एस्कार्बिक अम्ल। ये आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे आपका। उसके बाद में इमली, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। और एक और बच जाता है जठर रस, जो आपके अमश है उसके अंदर पाया जाता है जठर रस। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपको है कुछ याद रखने हैं। जो पांचवे हैं उनके सिरके के अंदर है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बोल दोगे एसिटिक अम्ल। लाल चिंटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जठर रस है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको कुछ बेसिक्स है, हमने बता दिए कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और ये कुछ इसके यहाँ पर उदाहरण हो गए कि किस किन वस्तुओं में कौन कौन से अम्ल है वो, उन अम्लों के प्रकार है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर है वो हम क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हम क्षार और अम्ल के दोनों को एक साथ में कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बाद में हम लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो दूसरा रहेगा, इसी के अंदर टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा सार, जिसको बेस भी बोलते हैं। तो सार है वो क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो इसका गुण होता है, सार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। सार स्वाद में कड़वे होते हैं। जब इनको चखा जाता है, जो सार है उनको चखा जाता है तो स्वाद में कैसे लगते हैं? वो कड़वे लगते हैं। दूसरा जो इसका गुण हो गया, जैसे वहां पर अम्लों में क्या था? अम्ल क्या कर देते? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते? लाल कर देते थे। तो यहाँ पर इसका सार का उल्टा हुआ। क्या करेंगे? सार क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? अम्ल सॉरी सार है वो क्या करेंगे? सार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दूसरा इसका तीसरा इसका एक और गुण भी है कि ये जो स्पर्श में सार होते हैं वो स्पर्श में मतलब जब भी हम सारों को स्पर्श करेंगे तो वो साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। सार स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार
प्रदर्शित करते हैं, मतलब जब उनको छूते हैं तो वो साबुन जैसे लगते हैं। तो ये तो कुछ हो गए आपके सारों के कि सार के क्या गुण होते हैं। सार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। सार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ये अम्लों का उल्टा करते हैं ना। और सार क्या करते हैं, स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये इसके गुण हो गए। अब अगर हम सारों के कुछ उदाहरण देखें कि सारों के उदाहरण क्या होंगे, तो इसके उदाहरण है वो हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला अगर देखें, सूत्र देखें तो होता है आपका NaOH, या एक और हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है आपको KOH। तो ये हमने कुछ इसके सारों के उदाहरण देख लिए। तो अभी तक हमारे को पता चल गया कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल है वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो सार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इनके बारे में हमने बेसिक जो बातें हैं उनके बारे में पढ़ लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दूसरा पॉइंट कि भाई कौन किसको, लाल को नीले में कौन कन्वर्ट करता है और नीले को लाल में कौन कन्वर्ट करता है, ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। इसके कुछ हमने उदाहरण देखे, जैसे अम्लों के उदाहरण देखे थे, तो वहां पर आपको अम्लों के उदाहरण पूरी तरीके से पता होने चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखो कुछ और बातें करते हैं यहाँ पर अम्लों और सारों के साथ में। तनु और सांद्र, तनु और सांद्र के बारे में कि तनु और सांद्र क्या होते हैं। तनु अम्ल, तनु सार, सांद्र अम्ल या सांद्र सार, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि तनु किसको कहते हैं, तनु अम्ल या तनु सार हम किसको कहेंगे यहाँ पर। तो तनु किसे कहते हैं, जब हम क्या लेते हैं, कोई एक बर्तन है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं या सार लेते हैं। उसके अंदर अम्ल के या सार के तुलना में अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे आपने कोई भी एक गिलास ली, उस गिलास में आपने क्या किया, आधे से कम क्या किया आपने, अम्ल भरा उसके अंदर या सार भरा, और उसके अंदर पूरी तरीके से उसको किसमें भर दिया, पानी से भर दिया। तो वहां पर किसकी मात्रा ज्यादा होगी, अम्ल तो आपने आधी गिलास से कम भरा है, लेकिन जो सार है वो पानी है वो आपका क्या हो गया, आधे गिलास से ज्यादा हो गया। तो मतलब वहां पर किसकी मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। अर्थात वो जो हमारा जो भी वहां पर विलयन बनेगा वो हमारा कहलाएगा तनु अम्ल, या फिर बोलेंगे उसको तनु सार बोलेंगे। और इसी प्रकार से जो सांद्र है, तो सांद्र में क्या होता है, सांद्र के अंदर वो पानी की मात्रा कम होती है या जल की मात्रा कम होती है, लेकिन जो अम्ल या सार की मात्रा है वो क्या होती है, अधिक होती है यहाँ पर। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। देखो तनु की परिभाषा क्या होगी, जब विलयन में अम्ल या सार की तुलना में जल की मात्रा ज्यादा हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई भी एक बर्तन है, उसके अंदर आपने क्या किया, इतने भाग तक आपने क्या कर दिया, अम्ल या सार भर दिया, अम्ल या सार भर दिया। बाकी जो आपका पार्ट बच गया, ये यहाँ से लेके ऊपर तक, ये आपने अगर पूरा जल से भर दिया, यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा जल भर दिया, तो यहाँ पर जो भी आपका पूरा एक क्या बनेगा, पूरा एक विलयन बनेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका तनु विलयन है वो कहलाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सांद्र के बारे में। तो सांद्र में क्या होता है, सांद्र की परिभाषा लिखता हूं, जब विलयन में अम्ल या सार की मात्रा जल की अपेक्षा ज्यादा हो तो उस विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। तो
आशा करूंगा आपको सबको समझ में आ गया कि तनु किसे कहेंगे और सांद्र किसे कहेंगे। तनु किसे कहेंगे? तनु में क्या होगा, अम्ल और क्षार की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और पानी की मात्रा है या जल की मात्रा है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इस प्रकार का जो आपका पूरा विलयन बनेगा उसको हम तनु विलयन बोलेंगे। और सांद्र में क्या रहेगा, सांद्र के अंदर है आपका वो अम्ल या क्षार की मात्रा तो अधिक रहेगी, और जो पानी या जल की मात्रा है वो क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी। तो इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं उनको हम तनु और सांद्र विलयन कहते हैं यहाँ पर। तो ये आपके हो गए आपके तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं। अम्लों और क्षारों के हमने कुछ बेसिक गुण पढ़ लिए थे यहाँ पर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो लवण के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा इसी के अंदर जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लवण। अब लवण कैसे बनते हैं, तो लवण कैसे बनते हैं, जब क्या होता है, जो आपके परबल अम्ल और परबल क्षार, परबल अम्ल और परबल क्षार जब क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो है आपके क्या होते हैं, लवण कहलाते हैं। अब परबल और परबल क्षार, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल ये क्या होते हैं, तो ये जो है इनके बारे में हम इनकी परिभाषाएं आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, जब हम यहाँ पर आरएनएस की परिभाषाएं पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अभी आपको समझना है कि लवण को कैसे बनते हैं, जब परबल अम्ल और परबल क्षार क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तब क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं परिभाषा, परबल अम्ल वे परबल क्षार की क्रिया के द्वारा लवणों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि लवण क्या होते हैं, परबल अम्ल और परबल क्षार जब क्रिया करेंगे तब किसका निर्माण होगा, लवणों का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे निर्माण होगा, जैसे आपका एक हम ले लेते हैं यहाँ पर अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने शुरुआत में देखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है, जठर रस है उसके अंदर है वो क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो पाया जाता है, जिसका जो सूत्र है वो ये होता है HCl, या अणुसूत्र ये होता है आपका HCl। और जब हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, परबल क्षार के साथ में, तो परबल क्षार के भी हमने उदाहरण देखे, क्षार के कौन से थे, NaOH ये हो गए। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे, तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मैंने जो शुरुआत में बताया था कि आपको क्या पता होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक है वो तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक और कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अभिक्रियाओं को आसानी से सोल्व कर पाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो Na है वो Cl के साथ में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि देखो Na सोडियम है, सोडियम का परमाणु जो क्रमांक है वो कितना होता है, 11 होता है, और नियोन है उसके पास में उत्कृष्ट गैस है, तो वो किसके रूप में जाना चाहेगा, किसका विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, वो नियोन का विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, तो वो 11 से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो वो कहां पर आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, दान किया जाता है, तो उस पर क्या आता है, धन आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके ऊपर प्लस। और एक ही प्लस क्यों आए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। और इसके बारे में आपको पता रखना चाहिए कि जो OH है, OH के ऊपर माइनस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में Cl की बात करते हैं, तो Cl है वो आपका कहां पर कितने परमाणु क्रमांक कितना आता है, 17 आता है, और 18 पर आपके ऑर्गेनिक गैस है, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। ऋणी हो गया, इसका मतलब इस पर कौन सा आ गया, माइनस, तो इस पर प्लस। अब फिर से जब नए यौगिक बनेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जो धनावेशित आयन है और एक ऋणावेशित आयन है उनका संयोग होगा। अब यहाँ पर ये वापस से ये तो संयोजित होंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये अगर संयोजित हो गए तो वापस कोई नया यौगिक नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको संयोजित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिख रहा है आपको कि NaCl, जिसके ऊपर प्लस आवेश होता है, धनावेश आवेश होता है, उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर यौगिक के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, NaCl और प्लस का ये OH माइनस और ये H प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O। तो ये आपके है ये यौगिक बन गए यहाँ पर दो। तो ये आपको कैसे पता रहेगा, आप कैसे अभिक्रियाओं को सोल्व कर पाओगे, जब आपको परमाणु क्रमांक है वो पता होंगे, तत्वों के नाम पता होंगे, और कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें उनके बारे में पता होंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा परबल अम्ल है, परबल अम्ल, और ये हो गया हमारा परबल क्षार। जब इन्होंने अभिक्रिया किया तो यहाँ पर क्या बना, आपका लवण और जल का निर्माण हुआ। तो अम्ल और क्षार की क्रिया के दौरान है वो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और ये सबको बताइए NaCl क्या होता है, आपका नमक होता है।
घरों के अंदर प्रयोग में लेते हो आप, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं वहां पर। जब क्या होता है, परबल अम्ल और परबल क्षार क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तब किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो परबल अम्ल और दुर्बल क्षार का है, वो क्या हुई, अगर अभिक्रिया हुई तो फिर किसका निर्माण होगा। तो जब क्या होता है, परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, परबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे, तो वहां पर क्रिया करने से क्या प्राप्त होगा, परबल कौन है, अभी इस बार देखो आप, अम्ल और क्षार, ये हमें पता है क्या है, कुछ इस प्रकार के विलयन होते हैं। अम्ल तो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ये एक विलयन है, ठीक है। तो अगर वो कैसे हो, परबल हो, विलयन कैसा हो, अम्ल कैसा हो, परबल हो। परबल की हम परिभाषा पढ़ेंगे आगे कि परबल क्या होता है। तो यहाँ पर परबल होगा मतलब स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो कि जिसका ज्यादा खट्टा हो, ठीक है, ये समझ सकते हो कि जो ज्यादा खट्टा हो और जो कम कड़वा हो, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ज्यादा खट्टा होगा या जो ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर परबल होगा। तो परबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब भी क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर जो ज्यादा परबल होगा वो अभिक्रिया, यहाँ पर जब भी अभिक्रिया होगी तो उसमें गुण प्रदर्शित करेगा। ये क्या होते हैं, आपके अभिकारक होते हैं, और यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, आपके उत्पाद होंगे। मतलब ये तो भाग लेंगे क्रिया के अंदर, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे भाग क्रिया करने, मतलब जो है नए उत्पाद प्राप्त होंगे। तो जब भी परबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो हमारे को जो लवण मिलेंगे, ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि जब भी क्या होगा, अम्ल और क्षार है वो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो किसका निर्माण होगा, लवणों का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लवणों का ही निर्माण होगा। तो यहाँ पर अगर हम तो देख रहे थे कि परबल अम्ल और परबल क्षार क्रिया करेंगे तब लवण बनेंगे, और ये जो लवण होते हैं वो कैसे लवण होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। ये कैसे होता है, उदासीन लवण होते हैं। इसलिए ये जो अभिक्रिया है इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, परबल अम्ल और परबल क्षार वाली जो ये अभिक्रिया है इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि जब भी परबल अम्ल और परबल क्षार है वो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो किस प्रकार के लवण बनेंगे, उदासीन लवण बनेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि परबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा लवण ही, लेकिन परबल कौन रहेगा, यहाँ पर अम्ल है, तो यहाँ पर क्या कैसे लवण बनेंगे, आपके अम्लीय लवण बनेंगे। तो अम्लीय लवण और प्लस में क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। अब इसके अगर हम कुछ बात कर लेंगे भाई इसका उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पर परबल अम्ल हमारा हो गया HCl, और प्लस का जो दुर्बल क्षार हो गया वो हो गया आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये हम कैसे, मैं इसको क्षार कैसे लिख रहा हूँ, इसको अम्ल कैसे लिख रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हम परबल अम्ल और दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार होता है, तो इसकी अभिक्रिया जब करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे को अम्लीय लवण प्राप्त होगा, और यहाँ पर बनेगा क्या, आपका NH4Cl और प्लस का H2। देखो यहाँ पर, देखो H2, यहाँ पर जल हो गया आपका, ये देखो जल बन रहा है, और जो ये है ये हो गया आपका अम्लीय लवण हो गया। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर अगर क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए, अगर प्रबल हो जाए, तो यहाँ पर देखो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो अगर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दुर्बल अम्ल प्लस क्या, कौन अभिक्रिया करेगा, अगर प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तब यहाँ पर किसका निर्माण होगा। देखो यहाँ पर इस बार वो प्रबल कौन है, क्षार है, प्रबल स्ट्रॉन्ग कौन है, क्षार है। इसका मतलब वो जो उत्पाद उनमें गुण किसका आएगा, क्षारीय गुण है वो आएगा। तो यहाँ पर वही बात होगी, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, लवणों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर लवण तो बनेगा, लेकिन कैसा लवण बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसा लवण होगा, आपका क्षारीय लवण। और साथ में क्या बनेगा, लवण के साथ साथ में क्या बनेगा, आपका जल बनेगा, मतलब H2O बनेगा आपका। अब यहाँ पर अगर इसी की अभिक्रिया की बात करते हैं तो दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल होता है आपका CH3COOH, ये होता है दुर्बल अम्ल। जो शुरुआत में हमने लिखा था एसिटिक अम्ल, लिखा था ना, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। तो ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो CH3COOH ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। इसके साथ में जब प्रबल क्षार अभिक्रिया करेगा, देखो प्रबल क्षार ये रहा NaOH, तो यहाँ पर कौन सा, अब इस बार देखो यहाँ पर प्रबल है वही हो गया, प्रबल क्षार है, तो यहाँ पर कैसा लवण बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। तो यहाँ पर यौगिक कौन सा बनेगा आपका CH3COONA, और प्लस का बन जाएगा आपका H2O। इसका जो नाम होता है वो सोडियम एसिटेट।
इसका जो नाम होता है NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका जो नाम होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्लोराइड बोलेंगे। ये आपका जल हो ही गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हो गया आपका CH3COH, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। ये आपको पता ही है, मैंने अभी बता दिया। तो ये कुछ आपके लवणों के बारे में हो गया कि लवण है वो क्या करते हैं, जब भी क्या होते हैं अम्ल और क्षार है वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वहां पर किसका निर्माण होता है, लवणों का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करने से किसका निर्माण होता है, आपका उदासीन जो लवण है उनका निर्माण होता है। और साथ में किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। जल का निर्माण तो हर बार होगा, जितने भी चाहे प्रबल हो दुर्बल हो कुछ भी हो, जल का निर्माण होगा ही होगा। और जब हमने बात की कि यहाँ पर एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तो जो प्रबल है उसके गुण ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पर अम्लीय लवण बन जाएगा। और अगर यहाँ पर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर ज्यादा प्रबल कौन है, आपका क्षारीय है, इसलिए यहाँ पर क्षारीय लवण का निर्माण हो गया। तो अभी हमें वो देखो यहाँ पर कुछ और बातें के बारे में अध्ययन करते हैं लवणों के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो नमक होता है वो क्या होता है, जैसे ही आपका बरसात का जो मौसम होता है उस समय क्या हो जाता है, जो नमक है उसमें थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, गीलापन आ जाता है। वो गीलापन किस वजह से आता है, तो यहाँ पर होता क्या है, जितने भी लवण होते हैं अधिकांश जितने भी लवण होते हैं, तो अधिकांश जितने भी लवण होते हैं उन सब लवणों के साथ में वो जल के अणु जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, जल के अणु जुड़े होते हैं। तो जो लवणों की जो निश्चित मात्रा होती है उसके साथ में जितने भी जो जल के अणु जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं क्रिस्टलन जल की। क्रिस्टलन जल, तो क्रिस्टलन जल क्या होता है, लवणों के इकाई सूत्र के साथ जल की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, क्रिस्टलन जल कहेंगे उसको। तो क्या होता है, देखो कुछ इसका एक उदाहरण देता हूं, Na2CO3.10H2। ये जो Na2CO3 है वो आपका लवण, क्या ये लवण है। ये जो Na2CO3 है इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये एक लवण है। और हमने क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या पढ़ी है कि लवणों के इकाई सूत्र को, ये लवण है, इस लवण का ये इकाई सूत्र ना, तो लवणों के इकाई सूत्र के साथ में जल की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है, तो ये देखो डॉट करके यहाँ पर 10H2 जुड़ा है, तो यहाँ पर ये देखो जल है, 10 जल के अणु जुड़े हुए यहाँ पर। तो जल की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल कहेंगे। Na2CO3.10H2 है, यहाँ पर जो आपका .10H2 है इसी को हम क्या करेंगे, क्रिस्टलन जल कहेंगे। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, आपका Na2CO3.10H2 का जो नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3.10H2 है, इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं धावन सोडा। आगे हमारा आएगा, दोनों का जो सोडा होता है उसको बोलते हैं, इसका नाम होता है। और ये क्या हो गया आपका क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। और ये हो गया आपका लवण। इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण है, जैसे CaSO4.2H2, ये होता है आपका जिप्सम। क्या कहेंगे इसको, जिप्सम। तो ये देखो डॉट करके 2H2 जुड़ा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ये हो गया आपका क्रिस्टलन जल। और ये क्या हो गया, आपका लवण हो गया। इसके अलावा आपका एक आपने फिटकरी का तो नाम सुना होगा, तो फिटकरी का आपको फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, वो मतलब आ सकता है। तो आपको वैसे तो ये सारे याद रखने हैं, तो फिटकरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो K2SO4.Al2SO4 3.24H2O।
ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, फिटकरी का। तो यहां पर भी देखो डॉट करके यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, डॉट करके यहां पर क्या जुड़ा हुआ है 24H2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल बोलेंगे। ये क्या होता है आपका, क्रिस्टलन जल होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लवणों के जो इकाई सूत्र है उसके साथ में जल की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल है वो कहते हैं। और ये हमने देख लिया यहाँ पर कि ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसके साथ में ये डॉट करके 10H2 जुड़ा है, ये आपका क्रिस्टलन जल हो गया। और यहाँ पर डॉट करके 2H2 जुड़ा है, ये आपका क्या होगा, क्रिस्टलन जल हो गया, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं इस पूरे को। और यहाँ पर डॉट करके जो 24H2 जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, फिटकरी बोलेंगे। ये हो गया। तो आज के जो क्लास है उसके अंदर हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया है, अम्ल, सार और लवण के बारे में। अम्लों के बारे में हमने क्या पढ़ा है, सामान्य गुण पढ़े हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और साथ में वो क्या कर देते हैं, नील लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जो सार होते हैं वो क्या करते हैं आपके, वो स्वाद में तो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये हमने अम्लों और सारों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था तनु और सांद्र क्या होते हैं। तो तनु वो विलयन होते हैं जिनमें जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो अम्ल और सार की अपेक्षा। और सांद्र कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, जल की मात्रा कम हो अम्लों और सारों की अपेक्षा। मतलब बोल सकते हैं कि अम्ल और सार की मात्रा जिस विलयन में ज्यादा होती है इसको हम सांद्र विलयन बोलते हैं, और जिस विलयन के अंदर है वो क्या होती है, पानी की मात्रा है वो ज्यादा होती है, उसको हम तनु है वो विलयन बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा था लवणों के बारे में। तो लवण क्या होते हैं, अम्ल और सार जब भी अभिक्रिया करेंगे, कौन कौन, अम्ल और सार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, वहां पर लवणों का निर्माण होगा। और लवणों में भी हमने पढ़ा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल सार, प्रबल अम्ल और प्रबल सार दोनों अगर प्रबल होंगे तो जो लवण बनेंगे, ये तो हमने देख लिया था कि जो आपके अम्ल होगे और सार होगे, अम्लों और सारों से किसका निर्माण होता है, लवण और जल से जल का निर्माण होता है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल सार अभिक्रिया करेंगे तब तो वहां पर है वो आपके उदासीन लवण बनेंगे। और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल सार अभिक्रिया, प्रबल कौन है, अम्ल है, जो आपके लवण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो प्रबल है उसके गुण ज्यादा आएंगे। तो प्रबल अम्ल है तो यहाँ पर जो लवण है वो कैसे होंगे, अम्लीय लवण होंगे, और जल हो जाएगा साथ में। और अगर मान लो अभिक्रिया हो रही है दुर्बल अम्ल और प्रबल सार से, तो यहाँ पर क्योंकि प्रबल कौन है, सार है, इसलिए वहां पर जो आपके लवण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सारे लवण बनेंगे। फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है, लवणों के जो इकाई सूत्र होते हैं उनके साथ में जो जल की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल दें। और वहां पर हमने सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम और फिटकरी के जो फॉर्मूले उसके बारे में देख लिया था। तो आपका जो आज का जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क क्या रहेगा, आपको एक कॉपी लेनी है। उस कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, जितने मैंने अभी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सारे जितने भी अभी अम्ल, सार और जो लवण है वहां तक आपको क्या करना है, जितने भी छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आपको क्वेश्चंस को लिखना है। फिर वहां पर आपको नीचे क्या लिखना है, उत्तर उनके लिखने हैं बुक के अंदर से। अगर किसी के पास में बुक उपलब्ध नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक दी है, वहां पर जाके आप है वो जो चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक का है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा आपको, और वहां पर मिल जाएगा। और तो आपको करना है क्या है, अम्ल, सार और लवण है वहां तक के आपके जितने भी 3 टॉपिक हुए हैं वहां तक आपको एक कॉपी के अंदर क्या करना है, आपको उन जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको वहां पर लिखना है।